जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आर का क्लासेस में। आज हम करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रेगुलर न्यूज़पेपर में आ रहा है और प्रोबेबली चांस है कि इस बार एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये मेरी कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप देख लीजिए। ये कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपको की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जीमेल पे ईमेल कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं इस पीपीटी के लिए। ठीक है, अगला, तो आप जिस लेडीज़ की पिक देख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम है शाह बानो। ठीक है, अब हुआ क्या था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में थोड़ा पीछे चलते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। वैसे हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 44 में दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तब उसमें क्या है कि वो दिया क्यों गया है और उसकी चर्चा कैसे हुई। तो हुआ क्या था कि शाह बानो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। हुआ क्या था कि यहाँ पे ये जो महिला है ये 60 इयर्स ओल्ड थी और 4 बच्चों की माँ थी। इनके जो पति थे, इन्होंने उस समय इन्हें तलाक दिया, तलाक 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 बोलकर। तो जब इन्हें सेपरेट हुई तो ये 60 साल की थी। अब इनने क्या बोला कि यार अब मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ तो मुझे कुछ तो आप अमाउंट दीजिए जिससे मेरा गुजारा हो सके, क्योंकि इस उम्र में मैं काम नहीं कर सकती हूँ और 4 बच्चों को लेके वो कहाँ जाती। तो हुआ क्या था, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब भी तलाक होता है तब मेल को फीमेल पति को पत्नी को कुछ एलुमनी अमाउंट देना पड़ता है जो कि कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जिसे हिंदी में हम गुजारा भत्ता भी बोलते हैं। तब ये हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1985 में। उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस महिला को कुछ उसके पति के द्वारा कुछ एलुमनी अमाउंट देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनके पति के वहाँ से आर्गुमेंट ये आया कि हमारे जो इस्लाम में ऐसा कुछ, हमने जो शादी करी थी वो हमने इस्लाम के कानून के हिसाब से करी थी और डिवोर्स भी जो तलाक देते हैं हम इस्लाम के कानून के हिसाब से करते हैं, और इस्लाम हमें ये नहीं कहता है कि हम अपने पत्नी को कोई गुजारा भत्ता दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, ये गलत है, कानून सबके लिए एक होगा, आपको ये देना ही होगा। तो हुआ क्या था, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम सबसे फेमस केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको गुजारा भत्ता देना ही होगा। लेकिन अब इस जजमेंट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ काफ़ी लोग जो एक समुदाय से बिलोंग करते थे, जो कि मुस्लिम समुदाय था, वो लोग काफ़ी गुस्सा हो गए। वो लोग रोड पे आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, नारे लगाने लगे और एक सरकार पे दबाव पड़ा। उस टाइम पे सरकार में थी कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम पे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हमारे राजीव गांधी प्रेसिडेंट थे। तो राजीव गांधी ने एक समुदाय के प्रेशर में आके एक कानून पारित किया। उस कानून का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस कानून के तहत ये कहा गया कि जो भी तलाक होगा वो इस्लाम के कानून के हिसाब से है, तो इस्लाम, हम सरकार या कोर्ट उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो राजीव गांधी ने ये एक्ट लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही पलट दिया। मतलब उस टाइम पे राजीव गांधी की काफ़ी निंदा हुई थी इस बात पे कि उनने एक समुदाय के दबाव में आके इतने लोगों को, महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया। क्योंकि ये सिर्फ एक शाह बानो की बात नहीं थी, ऐसे मुस्लिम में काफ़ी महिलाएं थी जिन्हें तलाक मिल जाता था लेकिन उन्हें कोई भी एक एलुमनी अमाउंट, एक गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता था और उनकी ज़िंदगी काफ़ी बर्बरता हो जाती थी। मतलब कुछ पैसा तो चाहिए ना इंसान को जीने के लिए, लेकिन वो नहीं दिया जाता था। तो इससे राजीव गांधी की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई, बहुत ज़्यादा ही आलोचना हुई थी। ठीक है, तो राजीव गांधी ने ये ला दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो आर्टिकल 44 है जो भारत के संविधान में दिया गया, उसमें ये बोला है कि स्टेट सेल एंडेवर to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of the India। मतलब आर्टिकल 44 ये कहता है अगर स्टेट चाहे तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक समान कानून सभी के लिए लाया जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन
है ना, मतलब मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जैन बुद्धिज्म, उन सब के लिए एक जैसा कानून होगा। शादी के लिए, तलाक के लिए, अगर आप किसी को बच्चे को गोद लेते हैं उसके लिए, और प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो इन सब के लिए एक जैसा कानून होगा। तो आर्टिकल 44, लेकिन आप ये गौर कीजिए, जो आर्टिकल 44 है वो DPSP है। क्या? DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है? नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट, ठीक है। मतलब आप अगर आर्टिकल 44 नहीं लागू हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 44 दिया तो है लेकिन वो कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या कि राजीव गांधी ने ये फैसला तो दे दिया, राजीव गांधी की काफ़ी निंदा हुई थी। उसके बाद बाबरी मस्जिद का केस आया था। तो बाबरी मस्जिद का केस जब हुआ था, जब अयोध्या और बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, तब राजीव गांधी ने ही अनुमति दी थी कि जाके आप मंदिर में राम जी की शिलान्यास करें, उसकी पूजा करिए। तो मतलब वो अपना वोट बैंक बचाना चाह रहे थे। जब शाहबानो वाला केस हुआ था तब उन्हें मुस्लिम समुदाय के पक्ष में आके उनने ये जजमेंट को पलटा ताकि मुस्लिम वोट्स मिल गए, लेकिन उनको बाकी समुदाय उनसे नाराज़ हो गए। फिर उनने क्या किया, जब अयोध्या और बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ तब उनने अनुमति दे दी हिंदुओं के साइड से कि आप जाके राम मंदिर का वो शिलान्यास करिए। तो हुआ क्या कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनने, ठीक है। इस कारण इनको काफ़ी निंदा झेलना पड़ी। तो ये हुआ था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? हुआ क्या कि रिसेंटली राजस्थान में एक पति पत्नी थे, पति उनने शादी करी, लेकिन जो शादी हुई थी उनने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करी, लेकिन अब पति अपनी पत्नी से अलग होना चाहता है। तो पति ने पत्नी से तलाक मांगा, लेकिन पत्नी ने तलाक देने से मना कर दिया। तो पति कोर्ट गया, तो कोर्ट में पत्नी ने कहा कि हम एक मीना समाज से आते हैं जिसमें हमारे में तलाक नहीं माना जाता, तलाक नहीं देंगे क्योंकि हम मीना समाज से आते हैं। तो पति का आर्गुमेंट ये था कि हमने तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही शादी करी थी, तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही तलाक होना चाहिए, लेकिन पत्नी इस बात से नहीं मान रही। तो कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिया है स्टेट को कि आप लोग को क्यों नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार स्टेट को कहा है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए ताकि इसमें इक्वलिटी बनी रहे, सोशल इक्वलिटी बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर अपने अपने रिलीजियस के एक अपने अपने कानून है, अपने अपने धर्म, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत काम होते हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानी आती है। तो क्या है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? आप डेफिनेशन अगर आप पढ़ लें तो ये क्या है, ये कॉमन पर्सनल लॉ है। मतलब एक पर्सनल लॉ होगा कॉमन, मतलब सभी रिलीजियस के लिए एक कानून होगा। एस्पेक्ट ऑफ सिविल मैटर्स में क्या क्या आता है उसमें? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, मतलब शादी, तलाक, जायदाद में हिस्सेदारी और बच्चों को अडॉप्ट करना, और मेंटेनेंस जिसे हम गुजारा भत्ता बोलते हैं, ये सब इस सब में आता है। किस में आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता है। मतलब इन सब के लिए एक जैसा कानून होगा, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, जैन के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी, और जितने भी रिलीजन्स इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका एम क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का एम क्या है? ताकि हम रिप्लेस कर सके जो अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं उनको हटा के, है ना, उनको हटा के हम एक सिंगल सेट ऑफ लॉ, मतलब सिंगल सेट ऑफ लॉ लाया जाए जो कि अप्लाई हो ऑल सिटीजन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से भी धर्म से आते हो, लेकिन ये कानून उन सब के लिए लागू होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ज़रूरत क्यों पड़ी यूनिफॉर्म सिविल कोड की? अब हुआ क्या था कि 2019 में बीजेपी का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है वो 3 चीज़ उसमें लिखी हुई थी। पहली थी आर्टिकल 370 को हटाना है, दूसरा था ट्रिपल तलाक को बैन करना है, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे इंडिया में अप्लाई करना है। ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है, आर्टिकल 370 हट चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ, आखिरी बचा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बीजेपी का जहाँ तक है कि मेरे हिसाब से इन मेरे ओपिनियन में 2024 का चुनाव आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा है, लेकिन बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर ये लाया गया तो कोई एक
पर्टिकुलर समुदाय इससे नाराज़ हो जाएगा और काफ़ी जितने भी रिलीजियस लोग हैं हिंदू को छोड़ के वो सब नाराज़ हो जाएंगे, तो उससे उनका वोट बैंक खतरे में पड़ सकता है। तो वो मान के चलो मेरे हिसाब से 2024 में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाएगी, लेकिन अगर 2024 में से पहले नहीं लाएगी लेकिन 2024 में वापस बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो विद इन 6 मंथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी बार बहुत बार ये अपने जजमेंट्स में बोल चुकी है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। ठीक है, तो बात याद रखिए, अगर बीजेपी आती है 2024 में जीत के तो 99.9% चांस है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। गोवा में लागू है, गोवा पहला यूटी है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। ठीक है, अब देखिए जब हम मेंस के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो ठीक है आपका प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल के तहत आता है और क्या चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ अगर मेंस में क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ सेट ऑफ अ कॉमन लॉ विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस। ठीक है, मतलब सारे धर्मों के लिए वो कानून एप्लीकेबल होगा। किस रिस्पेक्ट में? मैरिज, शादी में, तलाक में, एडॉप्शन मतलब बच्चा आप एडॉप्ट करते हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब पिता की जायदाद में, है ना, और मेंटेनेंस गुजारा भत्ता आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात पड़ी कि भाई ज़रूरत क्या पड़ी, इतने साल से सब कुछ ठीक तो चल रहा था, तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी और एकदम से मुद्दा क्यों आया है, तो नीट पढ़ेंगे।